नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं जो अपने फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम वाला जो कोर्स है उसकी बात करने वाले हैं और उसकी आज हमारी 7वीं क्लास रहने वाली है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये कोर्स आपका बिल्कुल इजी कोर्स है और इसमें एक दूसरे से रिलेटेड चीजें ज्यादा मिलेगी आपको। एक दूसरे से जो उलझी हुई चीजें हैं, एक तरह से मान लो एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, उसकी चीज आपको दूसरे टॉपिक में काम में आएगी, दूसरा पढ़ेंगे तो वो चीज आपको तीसरे टॉपिक में काम में आएगी। इस प्रकार से एक दूसरे से मिली हुई चीजें हैं और अधिकतर चीजें गांव से रिलेटेड या फिर एग्रोनॉमी हम कहते हैं भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजें होने वाली है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम फार्मिंग सिस्टम पढ़ रहे थे और फार्मिंग सिस्टम में हमने देखा था कि कुछ बेसिक चीजें हमने कवर कर ली थी, जैसे फार्मिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, प्रॉफिट वाले कौन से हैं, लॉस वाले कौन से हैं, पहले वाले कौन से हैं, ठीक है, अभी जो मॉडर्न मॉडर्न चल रहे हैं वो कौन से हैं। इस प्रकार की बातें हमने पहले ही कर ली थी। इसके अलावा हमने वो भी बात की थी कि जो प्रिवेलेंट है यानी कि जो प्रसिद्ध है इंडिया में या मुख्य रूप से ज्यादातर काम में लिए जाते हैं वो वाले फार्मिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, उनकी भी हमने एक क्लास में बात की थी। अब फार्मिंग सिस्टम को ही हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और अब दो चीज के आधार पर फार्मिंग सिस्टम को हम डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कौन से मेथड इसमें जो है आपको, क्योंकि पढ़ी हुई चीजें हैं, सारी चीजें पहले आपने देख रखी है, बस आपको क्लियर करना है कि कौन सा ग्रुप कौन सी जो मेथड्स हैं उनमें आएगा और कौन सा ग्रुप कौन से मेथड में आएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि दो प्रकार के फार्मिंग सिस्टम होते हैं। एक हम ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रेडिशनल होते हैं। ट्रेडिशनल का अर्थ होता है पुरानी मेथड। ठीक है, इनका बाजार से कोई लेना देना नहीं होता है, या खासकर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये जीवन यापन के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं कि परिवार का जो भरण पोषण है वो हो जाए, परिवार के लोग जो है फूड को अवेलेबल कर ले, यानी कि साल भर के लिए फूड अवेलेबल हो जाए और बस कोई थोड़ा बहुत जो खर्च है वो निकल जाए, बाकी और ज्यादा कोई उद्देश्य होता नहीं था। पशुओं के लिए फोडर की अवेलेबिलिटी हो जाए, ये भी एक उद्देश्य हुआ करता था। अभी जो इसके अलावा जो दूसरे मेथड्स की हम बात करेंगे वो है अपने अभी के मॉडर्न मेथड से। ठीक है, एग्रीकल्चर के कौन से मेथड है? ये मॉडर्न मेथड है। अब देखो मॉडर्न में और इनमें क्या फर्क है, ये सीधे बाजार के आधार पे, भाई बाजार में किसकी डिमांड ज्यादा है, ठीक है, कौन सी जो फसल है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा है, किसके पैसे ज्यादा मिलेंगे बेचने से, यानी कि ये सिर्फ बाजार पे आधारित फसलें हैं। आजकल की पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिर जो है कैलकुलेशन करके फिर उगाई जाती है। यहाँ पर पहले आपको किसी प्रकार की कोई विशेष टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलती थी। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों में। अब इसी के आधार पर जो सारी हम जितने भी जो क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ते हैं, चाहे ऑर्गेनिक सिस्टम ले लो, चाहे जीवन निर्वाह के लिए ले लो, चाहे कॉमर्शियल ले लो, चाहे इंटेंसिव ले लो, ये सबको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे कि कौन कौन से मेथड किस किस में आते हैं। ठीक है, तो इन सब की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल की। देखो एक दो बातें हम देखना चाहे तो सिंपल सा देख सकते हैं कि यहां पर प्रॉफिट से इतना मतलब नहीं है। किससे मतलब नहीं है? जो प्रॉफिट है हमारा उससे कोई खास रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ फूड सिक्योरिटी से एक पक्का रिलेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये की ही इसीलिए जाती थी कि परिवार के लिए जो फूड है वो अवेलेबल हो सके। फैमिली की फूड सिक्योरिटी के लिए ये पहले जो मेथड्स थे वो काम में लिए जाते थे। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बिल्कुल प्रॉफिट से पूरा मतलब है। ठीक है, बाजार में जाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, तभी कोई फसल उगाई जाएगी, बाकी नहीं उगाई जाएगी। तो जो इनका रिलेशन है वो बिल्कुल बाजार से संबंधित रखता है और ये प्रॉफिट के लिए ही उगाई जाती है। फूड सिक्योरिटी हालांकि इनमें देखने को मिलती है, लेकिन वो परिवार से ज्यादा बढ़कर होती है, यानी कि फूड तो अवेलेबल होता ही है, साथ में यह है कि बाजार के लिए भी अवेलेबल होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो काफी हद तक फूड सिक्योरिटी इनमें भी देखने को मिलती है, फूड की अवेलेबिलिटी यहाँ भी होती है। ठीक है, अब इनमें एक दो एग्जांपल हम देखना चाहे तो हमने पहले भी ये मेथड पढ़े थे, जैसे कि जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है वो खेती, ड्राई लैंड एरियाज में जो खेती की जाती है, ठीक है, ड्राई लैंड एरियाज में। और राजस्थान की बात करें, मारवाड़ की बात करें, राजस्थान में जोधपुर, बीकानेर, ये जो एरिया है यहाँ पर एक ही सीजन मुख्य रूप से फसल होती है, और वो कौन सा है? वो अपना बारिश वाला सीजन है। तो बारिश वाले सीजन में ये मुख्य रूप से अनाज वाली फसलें उगाते हैं, जैसे बाजरा उगा लिया, जवार उगा लिया, और उनको फिर साल भर
खाया जाता है। पहले ऐसे होता था, आजकल क्या है, जो गेहूं की अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई है, तो आजकल सर्दियों के दिनों में बाजरा खाया जाता है, वर्ष भर नहीं खाया जाता है, लेकिन फिर भी बाजरे की अहम भूमिका होती है। चाहे फोडर के रूप में देख लो, चाहे आप सर्दियों में जो है अनाज के रूप में देख लो, किसी भी रूप में देखो, लेकिन ड्राई लैंड एरियाज है वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, ये ट्रेडिशनल मेथड देखने को मिलता है। ठीक है, यहां की बात करें एग्जाम्पल के रूप में तो हम कहेंगे कि जो कॉमर्शियल फार्मिंग है, ठीक है, जो कॉमर्शियल फार्मिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। इसमें कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब है जिसमें हम सभी प्रकार के टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जो हैवी अपने इम्प्लीमेंट्स है, जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स है उनका यूज करते हैं। ठीक है, और साइंटिफिक तरीके से हम क्या करते हैं, खेती करते हैं और प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अब हम एक एक मेथड्स की बात करेंगे और कौन सा तो मॉडर्न मेथड होगा और कौन सा ट्रेडिशनल मेथड होगा, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे मेथड है ट्रेडिशनल और फार्मिंग सिस्टम के जो मेथड्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल और जो अपने फार्मिंग सिस्टम है उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल का सीधा सीधा हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि पुराने जमाने के, पहले के टाइम में जो इस्तेमाल किए जाते थे उनको हम क्या बोलेंगे, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड बोलेंगे। अब उनके डेफिनेशन के तौर पे देख लेते हैं। ए फार्मिंग मेथड दैट रिलाई ऑन द इंडिजिनस नॉलेज, यानी कि खुद की एक नॉलेज के हिसाब से ही तैयार की जाती है। वहां पर कोई हम साइंटिफिक नॉलेज नहीं लगाते हैं, जो परिवार ने पहले दी है भाई हाँ गेहूं ऐसे उगाते हैं, वही नॉलेज काम में ले जाती है। सिंपल टूल्स के रूप में कस्सी ले लिया, फावड़ा ले लिया, ये काम में लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा हम ये भारी इंप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। नेचुरल इनपुट्स काम में लेते हैं, जैसे कि नेचुरल इनपुट के रूप में खाद हो गया, जो कि हम FIM बोलते हैं, वो हो गया, कंपोस्ट हो गया, ये जो चीजें हैं ये काम में लेते हैं। और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज की जाती है, ऐसी प्रैक्टिसेज जो कि फसल को कम, जो अपनी मिट्टी होती है और एनवायरमेंट होता है उसको कम नुकसान पहुंचाए और लंबा प्रोडक्शन दे सके। इस प्रकार की प्राइमरीली एम्ड एट ए सस्टेन एंड लोकल कंजप्शन, यानी कि खुद के खाने के लिए और अपने परिवार के जीवन निर्वाह के लिए जो मुख्य उद्देश्य से उगाई जाती है उस खेती को, उस प्रकार के मेथड को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल किसे कहेंगे, जिसमें ना ही तो कोई बाहरी हम खास नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे, खुद की एक बेसिक नॉलेज होगी कि गेहूं कैसे उगाते हैं, क्या टाइम होता है, ये बेसिक नॉलेज है वही काम में लेते हैं। इसके बाद में सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल जो इंप्लीमेंट्स है, इनपुट्स है उनका उपयोग करते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज करते हैं और साथ में जीवन निर्वाह के लिए किया जाने वाली जो खेती है वो ट्रेडिशनल खेती होती है। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे मॉडर्न फार्मिंग। अब मॉडर्न फार्मिंग किस प्रकार से अलग है उसकी हम बात करते हैं। ये एक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन अप्रोच है। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से इसमें साइंटिस्ट के द्वारा जो मेथड्स इजाद किए गए हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, जो टेक्नोलॉजी इजाद हुई है, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूज एडवांस मशीनरी, जो मशीनें होगी हमारी वो बिल्कुल अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एडवांस रहेगी। ठीक है, इसके अलावा सिस्टेमेटिक जो सिंथेटिक इनपुट्स है वो इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें और बहुत सारे जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं या जो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि बायो सप्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए, इनका इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम डाटा ड्राइवन टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल करेंगे, टेक्निक्स का। ठीक है, यानी कि जो डाटा होता है, डाटे का मतलब हो गया सूचना, एक तरह की जो सूचना है उसका भी हम उपयोग करेंगे। साथ में हम मैक्सिमाइज करेंगे प्रोडक्टिविटी एंड इसके अलावा कॉमर्शियल मार्केट के लिए इसको उगाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा, कॉमर्शियल मार्केट के लिए उगाना, यानी कि बेचने के लिए उगाना। और ये सारी चीजें हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें साइंस भी लगाएंगे, टेक्नोलॉजी भी लगाएंगे, भारी इनपुट्स भी लगाएंगे। ये सारी चीजें करके हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, मैक्सिमाइज करेंगे और उसको बाद में बाजार में बेचेंगे। ये मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधारित जो अपना फार्मिंग सिस्टम होता है उस पर। ठीक है, अब एक एक करके जो फार्मिंग सिस्टम है उनके हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे कि मॉडर्न कौन कौन से हैं और जो ट्रेडिशनल थे वो कौन कौन से
थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस ट्रेडिशनल की इनकी हम बातें पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम में आपको मुख्य रूप से जो हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं, जिसको जो जीवन निर्वाह के लिए की जाती है या फैमिली की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है, उनके लिए की जाती है, उसकी सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो सबसिस्टेंस है उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, उसमें ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम जो है क्या क्या करते हैं इसमें। फार्मर्स ग्रो क्रॉप एंड रियर एनिमल फॉर देयर ओवन फैमिली कंजप्शन, खुद की फैमिली का जो कंजप्शन होता है, जो उपभोग है, उसके लिए काम में लेते हैं, यानी कि खुद की फैमिली की जो आवश्यकता है उसके लिए तो लाइव स्टॉक रखेंगे। ठीक है, और उसके लिए ही क्या करेंगे, फार्मर्स जो है क्रॉप ग्रो करते हैं। लो यील्ड एंड मिनिमम सरप्लस ट्रेड, यानी कि यहाँ पर सरप्लस ट्रेड तो होता ही नहीं है, ट्रेड तो बहुत कम करते हैं, बाई चांस कोई चीज बेचते हैं हम, बाकी जो यील्ड होती है वो भी लो होती है, और उससे फैमिली को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जहां पर फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है वहां तक का प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें एग्जांपल आपको कल्टीवेशन ऑफ राइस का देखने को मिलेगा, वीट देखने को मिलेगा, वेजिटेबल्स फॉर ए हाउस होल्ड यूज, यानी कि जो घरेलू यूज है, जो हम घर में काम में लेते हैं, उस प्रकार की कुछ भी चीज उगाते हैं, तो वो सारी कौन सी होगी, सब जो अपने सस्टेनेंस फार्मिंग है या सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो कहलाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आ जाता है, ये तो हम मुख्य रूप से कहाँ पे काम में लेते हैं, ये हम मैदानी भागों में काम में लेते हैं, जो अपने हम ये कहते हैं ग्राउंड एरियाज है या लंबे लंबे जो मैदान है, ग्राउंड है, उनमें काम में ली जाती है। अब जहां पर मुख्य रूप से पहाड़ पाए जाते हैं, वहां पर पुराने टाइम पे कौन सी क्रॉप सिस्टम अपनाया जाता था, तो वहां पर आ जाएगा जो अपना शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ये आ जाएगा। इसमें क्या होता है, लैंड इज यूज फार्मिंग फॉर टेम्परेरीली एंड देन लेफ्ट फ्लो टू रीगेन फर्टिलिटी, यानी कि यहाँ पर क्या किया जाता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई होगी कि जंगलों को काटा जाता है, वहां पर उनको जलाया जाता है, फिर उस फर्टिलिटी जो राख है उसका उपयोग किया जाता है, 4 से 5 साल तक खेती की जाती है, उसके बाद में दूसरी जगह जो है आपके जो खेत है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर खेती करना बंद कर देंगे, अब दूसरी जगह से पेड़ काटेंगे, वहां जलाएंगे और वहां पर खेती करेंगे 4 से 5 साल। इस प्रकार की खेती को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं, और ये मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में या जहां पर बारिश ज्यादा होती है और जहां पर फर्टिलिटी लो होती है सॉइल की, जैसे रेड सॉइल हो गई, लेटेराइट सॉइल हो गई, उस सॉइल में ज्यादा काम में ली जाती है। ठीक है, इन्वॉल्व क्लियरिंग फॉरेस्ट, यहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं, बर्न द वेजिटेशन, उसको जलाते हैं, एंड कल्टीवेटिंग क्रॉप, और क्रॉप उगाते हैं, इस प्रकार की प्रक्रिया इसमें करते हैं। ये मुख्य रूप से आपको जूम कल्टीवेशन इन नॉर्थन ईस्ट स्टेट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर ये मुख्य रूप से देखने को मिलती है, और जो आदिवासी होते हैं, ठीक है, वो मुख्य रूप से इस खेती को अपनाते हैं, वो मुख्य रूप से इसको काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, आगे हम कहेंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम क्या है, कौन सा, मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम, द कंबाइंड क्रॉप कल्टीवेशन विथ लाइव स्टॉक रियरिंग। ठीक है, कंबाइन, अब इसमें क्या करते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग और मिक्स्ड एग्रीकल्चर, पहले भी मैंने आपको बताया होगा कि जो मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है उसमें मुख्य रूप से हम क्रॉप्स को क्या करते हैं, बीजों को मिला लेते हैं और उन बीजों को डालकर उगा देते हैं, जो मिट्टी में होते हैं, दो फसलें साथ में, उसको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। यहाँ पर मिक्स फार्मिंग है, फार्मिंग का मतलब है आप क्रॉप के साथ साथ में लाइव स्टॉक भी रखोगे, उसको हम मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, इंश्योर द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एंड, जो सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, ठीक है, यहाँ पर आपके जो सोर्स होते हैं इनकम के, वो क्या होते हैं, मल्टीपल होते हैं, यानी कि कुछ मात्रा में आपको जो लाइव स्टॉक मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं उसको बेचकर अर्निंग करते हैं, या कुछ हम क्रॉप से अर्निंग करते हैं, तो मल्टीपल सोर्स होते हैं। इसके बाद में आपको ग्रोविंग मेज और रियरिंग डेयरी कैटल्स, आपको ये दोनों साथ में देखने को मिलेंगे, यानी कि आपने खेत में क्या उगा रखा है, मेज उगा रखा है, और रियरिंग किसकी कर रखी है, जो डेयरी कैटल्स है, जिसमें आप भैंस उगा सकते, वो भैंस जो है पाल सकते हो, जो अपनी गाय है वो पाल सकते हो, ये सब पाला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ, टेरेस फार्मिंग कहाँ करते थे पुराने टाइम पे, जब जो हिली एरियाज होते थे, जहां पर हिल जो स्लोप है वो ज्यादा थी, तो स्लोप वाले एरिया में क्या होता है कि आपको टेरेस में फार्मिंग करनी पड़ती है। टेरेस का मतलब जो सीढ़ियां है वो बनानी पड़ती है इस प्रकार की। ठीक है, जो अपना स्लोप है उसके ऐसे ही
ऐसे इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली क्या बनाई जाती है, सीढ़ियां बनाई जाती है और उन सीढ़ियों में खेती की जाती है। स्टेप्स आर कर्व्ड इन हिली जो एरियाज है टू ग्रो क्रॉप के लिए क्या करते हैं, जो अपने स्टेप्स हैं, जो हम ये कहते हैं कि एक तरह से सीढ़ियां हैं वो बनाई जाती है और उन पर फिर क्या किया जाता है, फसल को ग्रो किया जाता है। प्रिवेलेंट सॉइल इरोजन एंड हेल्प टू कंजर्व वाटर को रोका भी जाता है और सॉइल का जो इरोजन है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। ये दोनों फायदे होते हैं। हिली एरियाज में मुख्य रूप से ये टेरेस फार्मिंग की जाती है। ये पुराने टाइप की ही फार्मिंग है एक, जो मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल ट्रेडिशनल का ही है। जैसे राइस कल्टीवेशन इन हिमालय, जो हिमालय रीजन है वहां पर, क्योंकि हिमालय एक पर्वत के रूप में है, एक जो है माउंटेन है, तो हम ये कहते हैं कि वहां पर स्लोप ज्यादा होता है और स्लोप ज्यादा होने पर आप इस प्रकार की खेती काम में लेते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। अब जो ये इस प्रकार की खेती है ये आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखो कि नोमेडिक हर्डिंग का मतलब क्या होता है। देखो ये हर्ड है ना, इस हर्ड का अर्थ होता है समूह है, और वो भी पशुओं का एक समूह है। ठीक है, अब उस पशुओं के समूह में आपके मुख्य रूप से गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब हो सकते हैं, ये ग्रुप में रहने वाले पशु है। ठीक है, तो जानवरों का एक समूह होता है। इस समूह को जब बारिश का टाइम होता है, तो बारिश के टाइम में क्या होता है, राजस्थान जैसी स्थिति की हम बात करें डेजर्ट की, तो वहां पर बारिश के टाइम पे जो घास है वो अवेलेबल हो जाती है पशुओं के लिए। ठीक है, अब ये घास के जो गर्मियां अपनी जो बारिश का टाइम है उसमें अवेलेबल हुई थी। ठीक है, उसको जो चरवाहे हैं उन्होंने चरा लिया है, और जब सर्दी आई उस टाइम तक भी वो अवेलेबल थी, यानी कि सूखी थी, लेकिन उससे क्या हो गया था, जीवन का जो गुजारा है वो हो गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर आ गई गर्मियां, और गर्मियों के टाइम पे तो बिल्कुल जो है पानी भी कम हो जाता है राजस्थान के इलाके में, और जो आपकी हरियाली है वो भी बिल्कुल कम हो जाती है, और जो सूखी घास होती है वो भी नहीं रह पाती है इतने दिनों तक। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब जो गांव के जो चरवाहे हैं वो एक समूह में क्या करते हैं, अपनी अपनी गाय, जो भैंसे हैं, बकरियां हैं, उनके जो हर्ड होते हैं, जो समूह होते हैं, उनको ले जाते हैं किस तरफ, जहां पर चारे की अवेलेबिलिटी हो, और जहां पर बारिश होने की वजह से या किसी भी प्रकार से पानी स्टोर रहता हो। ठीक है, उस इलाके की ओर जाते हैं। तो यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मारवाड़ का इलाका है वो वाले लोग मालवा में आते थे। कहां पर आते थे, मालवा मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान का जो कोटा वाला इलाका है, ठीक है, कोटा के साइड, चित्तौड़गढ़ की साइड में जो इलाका है, और वहां से लेकर जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है, उन दोनों को जो मिलती हुई जो रेखा है, वहां उस एरिया को हम मुख्य रूप से मालवा के रूप में जानते हैं। और वहां पर क्या होता था, गर्मियों के टाइम पे भी आपको पास्चर के रूप में जो घास है वो मिलती थी और पानी अवेलेबल होता था। ठीक है, तो क्या करते थे चरवाहे, वहां से इन पशुओं को चराने यहाँ ले जाया करते थे, 4-5 महीने यहाँ पर चराते थे, गर्मियां होती थी तब तक। फिर वापस अपना जो हेड है, क्योंकि बारिश का टाइम हो जाता था, तो वापस बारिश के टाइम पे वापस आ जाया करते थे। फिर से ये यहाँ पर दोबारा से हरियाली होती, मारवाड़ के जो आसपास का जो इलाका है उसमें हरियाली होती, तो पुनः वहां पर जो है वो 8 से 9 महीने वहां पर गुजारा करते थे। तो इस प्रकार की जो, क्योंकि यहाँ पर भी मुख्य रूप से क्या किया जा रहा है, जो रियरिंग है वो की जा रही है लाइव स्टॉक की, तो इस प्रकार के मेथड को हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, नोमेडिक जो हर्डिंग है वो कहते हैं। ठीक है, ये देखने को मिलता है जो डेजर्ट इलाके हैं वहां पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। देखो, लाइव स्टॉक इज मूव्ड सीजनली इन सर्च ऑफ पास्चर एंड वाटर और जो पास्चर है, जो चारा है, उसके लिए, उसको सर्च करने के लिए जब हर्ड को मूव करवाया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है, जहां पर चारा मिलेगा उस दिशा में आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे जो है, मान लो एक एरिया में थोड़े दिनों रहे, वहां के आसपास की घास को खिलाया, उसके बाद में अगले एरिया में चले जाते हैं, फिर अगले एरिया में, इस प्रकार से आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे घास कम होती रहती है वैसे वैसे आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो मुख्य रूप से आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलेगी। और यदि हम भारत की बात करें तो मुख्य रूप से आपको क्या देखने को मिलता है, मुख्य रूप से आपको राजस्थान में ये सिचुएशन देखने को मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जांपल, हर्डिंग शिप, जो शिप होती है, जो गोट होती है, जो केमल्स होते हैं, ऊंट होते हैं, इनको हम राजस्थान में मुख्य रूप से क्या किया जाता है,
जो है हर्डिंग यानी कि जो ग्रुप होते हैं उनको आगे मालवा की तरफ या जहां पर पानी अवेलेबल होता है, जहां पर घास अवेलेबल होती है उस दिशा में ले जाया जाता है। उसके सर्च में जहां पर मिल जाती है वहीं पे डेरा डाल के वहीं पे क्या कर लेते हैं, वो अपना खाने पीने का सारा सामान रखते हैं, 4-5 महीनों का स्टोर करके रखते हैं और फिर एक लंबे सफर पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि दिन में सुबह चले चरा के शाम को आ गए, ऐसा नहीं होता है। एक लंबा जो है हम ये कहते हैं भाई लंबी दूरी तय करते हैं, ठीक है, 4 से 5 महीनों के लिए ही निकल जाते हैं और जब सूखा टल जाता है, जब गर्मियां टल जाती है उसके बाद में वापस आते हैं। तो इस प्रकार का जो फार्मिंग होती है एक तरह के फार्मिंग सिस्टम ही है, क्योंकि लाइव स्टॉक को पाला जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है इसको हम नोमेडिक हर्डिंग कहते हैं। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, क्योंकि पुराना मेथड था, आजकल कम इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पुराना मेथड था इसलिए हम पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। किसकी बात करेंगे? ड्राई लैंड फार्मिंग, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रैक्टिस इन रीजन विच लो रेनफॉल एंड नो इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, जहां पर रेनफॉल भी कम है और इरिगेशन फैसिलिटी भी क्या है, आपको कम देखने को मिलती है। क्रॉप लाइक मिलेट, शोरगम एंड पल्सेज आर ग्रोन, जैसे कि राजस्थान में बाजरा उगाया जाता है, शोरगम उगाई जाती है और कुछ पल्सेज जैसे कि जो अपनी मूंग होती है, मोठ होते हैं, ये सब उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती है, इसको हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। तो जो 6 मेथड है हमने पढ़े वो मुख्य रूप से किसके हैं? मुख्य रूप से हमने देखे कि ट्रेडिशनल मेथड है जिनमें पहले ऐसा किया जाता था, और कुछ मेथड तो आजकल भी, जो ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, जो पहाड़ों पे की जा रही है, या जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, जो जीवन निर्वाह के लिए जो फार्मिंग की जा रही है, वो तो आज भी देखने को मिलती है। ये ड्राई लैंड फार्मिंग भी आपको राजस्थान में आज भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये पुराने मेथड है, लेकिन कुछ मेथड आज भी क्या है, जीवित है, देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स की, ठीक है। मॉडर्न मेथड में कौन कौन से मेथड आएंगे? ऐसे मेथड जिनसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, जिनके जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट है, उनको हम बेचने जाते हैं किसमें? बाजार में, और जो पैसा है वो कमाते हैं, उसी उद्देश्य से हम खेती करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे कि कॉमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। अब कॉमर्शियल फार्मिंग के में क्या होगा? फोकस ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन और प्रॉफिट के लिए मुख्य रूप से हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। उसके बाद में एम्प्लॉय हाइब्रिड सीड, हम हाइब्रिड सीड लेकर आते हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं? सीड का, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स का और साथ में हम मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हीट फार्मिंग इन द यूएसए, और इस प्रकार की जो फार्मिंग की जाती है वो कहां पर की जा रही है? यूएसए में की जा रही है। इसका मतलब उन्होंने क्या कर लिया है? मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम को अपना लिया है, उनके यहाँ मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। मुख्य रूप से इंडिया में इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है वो पंजाब, हरियाणा में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि वहां भी जो लैंड होल्डिंग्स है वो छोटी है, यानी कि जो खेत है वो छोटे हैं, इसलिए वहां पर भी इतना जो है पॉपुलर नहीं है, लेकिन यूएसए में इनमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मेथड बात करें इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का मतलब है हम हाई इनपुट फार्मिंग विथ फर्टिलाइजर्स, यानी कि जो पैसा है, वो कॉस्ट है वो बढ़ाएंगे, हम इनपुट बढ़ाएंगे और इनपुट में हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, लेबर और स्मॉल लैंड एरिया, ऑन स्मॉल लैंड एरिया, यानी कि मुख्य रूप से जो एरिया होगा वो तो स्मॉल लैंड ही है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे? हाई इनपुट डालेंगे ज्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए, जैसे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके साल में इंश्योर मैक्सिमम यील्ड पर यूनिट एरिया, और पर यूनिट एरिया के हिसाब से हम प्रोडक्शन क्या करेंगे? मैक्सिमम करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। इस प्रकार की जो चीजें हम करते हैं उसको हम इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। एग्जाम्पल वेजिटेबल एंड फ्लावर फार्मिंग इन ग्रीन हाउस, जो ग्रीन हाउस में वेजिटेबल और फ्लावर उगाते हैं हम, वो किसका एग्जाम्पल है? वो इंटेंसिव फार्मिंग का एग्जाम्पल है। एक दिन में थोड़े दिनों पहले कुछ सर्च कर रहा था, उस टाइम पे मैंने देखा कि जो इंडिया के किसान है उनकी मुख्य क्या प्रॉब्लम है? उनकी यहाँ लैंड होल्डिंग्स कम है, ठीक है, यानी कि जो खेत है उनका आकार कम है, इसलिए ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पाते हैं, महंगे पड़ जाती है, ठीक है। यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो लैंड है वो प्रत्येक किसान के पास ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पर हम एवरेज बात करें तो लगभग 1 हेक्टेयर, एक जो इंडियन है उनके जो किसान है उनके पास 1 हेक्टेयर की जमीन है।
अमेरिका में हम बात करें तो लगभग 900 हेक्टेयर पर, जो एवरेज है उसकी बात कर रहा हूँ, 900 हेक्टेयर तक की जो है लैंड इनको पर फार्मर के हिसाब से अवेलेबल होती है, यानी कि वहां पर लैंड होल्डिंग्स ज्यादा है। दूसरी तरफ चाइना में देखें तो चाइना में भी पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से वहां की लैंड होल्डिंग्स भी कम है, लेकिन वहां पर क्या है, वहां पर आपको इंटेंसिव फार्मिंग देखने को मिलेगी। स्मॉल एरिया में वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा इनपुट लगाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, और टेक्नोलॉजी का भी काफी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो कम एरिया में भी ज्यादा प्रोडक्शन ले पाते हैं। ठीक है, तो ना तो हम अमेरिका की तरह के किसान हैं और ना ही हम चाइना की तरह के किसान हैं, हम तीसरे प्रकार के किसान हैं, यानी कि इंडिया वाले जो किसान है वो तीसरे प्रकार के किसान है। उनके पास भूमि भी ज्यादा नहीं है और वो टेक्नोलॉजी का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इनपुट्स भी ज्यादा नहीं देते हैं। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक्सटेंसिव फार्मिंग की बात करें तो इस प्रकार की फार्मिंग मुख्य रूप से हम करते हैं जैसे लार्ज स्केल फार्मिंग ऑन वास्ट लैंड विथ मिनिमम इनपुट पर हेक्टेयर। पर हेक्टेयर के हिसाब से हम जो इनपुट डालते हैं, जो खर्च करते हैं वो कम होता है। रिलाई ऑन द नेचुरल, जो रेनफॉल होती है उस पर ही हम रिलाई करते हैं, उस पर ही डिपेंड रहते हैं। भाई बारिश आएगी तो अपनी फसल होगी, बारिश नहीं आएगी तो फसल नहीं होगी। इस प्रकार की हमारी सिचुएशन बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार की आपको फार्मिंग देखने को मिलती है सीरियल फार्मिंग इन ऑस्ट्रेलिया में आपको इस प्रकार की फार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक है, और काफी हद तक इंडिया में भी देखने को मिलती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंटेंसिव फार्मिंग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, एक्सटेंसिव फार्मिंग ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलती है, अपने यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इसको तो आप सब जानते हैं, वो मॉडर्न फार्मिंग में काफी चर्चा होती है। अवॉइड द सिंथेटिक केमिकल्स एंड फोकस ऑन द नेचुरल इनपुट। हम क्या करेंगे, जो सिंथेटिक केमिकल्स है उनको अवॉइड करेंगे और जो नेचुरल इनपुट्स है जैसे कि खाद हो गया, FOM हो गया, कंपोस्ट हो गए, इनका यूज करेंगे और इससे प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे। प्रमोट द बायोडाइवर्सिटी एंड सॉइल हेल्थ। बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाएंगे, अलग अलग प्रकार के जो फसलें हैं वो काम मिलेंगे, और साथ में जो सॉइल की हेल्थ है, सॉइल को जो नुकसान है वो कम से कम होने देंगे। ठीक है, कल्टीवेटिंग वेजिटेबल यूजिंग कंपोस्ट एंड बायोपेस्टिसाइड। जो बायोपेस्टिसाइड है, कंपोस्ट है, उनका यूज करके हम वेजिटेबल उगाएंगे तो उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहेंगे। या कोई भी फार्मिंग हो जिसमें यदि हम सिंथेटिक किसी भी प्रकार की कोई चीज काम में नहीं लेते हैं तो फिर वो ऑर्गेनिक ही हो जाती है। हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स की बात करें तो ये मुख्य रूप से सोइल लेस मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप यूजिंग द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और एयर एंड मिस्ट। यानी कि मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सोइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो मिट्टी है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो पौधे के लिए अवेलेबल जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको पानी में डाल के सोल्यूशन बना लेंगे और उस सोल्यूशन में पौधे उगाएंगे। इस प्रकार की टेक्निक को हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। या यदि हम एयर या मिस्ट में मिलाते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, एयर या मिस्ट में जो न्यूट्रिएंट है वो मिलाते हैं, तब उसको एरोपोनिक्स कहते हैं। तो दोनों चीजों को आप ध्यान रखोगे। सुटेबल फॉर द अर्बन एंड स्पेस कॉन्ट्रेंट एरियाज, यानी कि ऐसे एरिया जहां पर स्पेस कम है लोगों के पास, ठीक है, वहां पर मुख्य रूप से ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ग्रोविंग लेटिस इन जो वर्टिकल फार्म है वहां पर जो अपनी सलाद होती है उसको उगाना मुख्य रूप से कहां पर, वर्टिकल फार्म। वर्टिकल फार्म क्या होते हैं, ऐसे ऊर्ध्वाधर जो प्लेटें होती है वो रख रख कर उगाते हैं, या जो पाइप होते हैं, PVC पाइप होते हैं, उनमें उगाते हैं इस प्रकार की चीजें। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा प्रीसियस फार्मिंग, ये क्या होती है, ये मुख्य रूप से यूटिलाइज GPS, इसमें GPS का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेंसर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, डाटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो पहले का डाटा है उसका उपयोग किया जाता है टू ऑप्टिमाइज इनपुट एंड लाइक वाटर एंड फर्टिलाइजर। वाटर और फर्टिलाइजर का जो ऑप्टिमाइज यूज है वो करने के लिए हम इन सब चीजों का प्रयोग करते हैं, GPS का, सेंसर का, डाटा का। ठीक है, रिड्यूस द वेस्ट एंड इंक्रीज द इफिशियंसी, यानी कि वेस्ट को कम करेंगे। हम क्या करते हैं, जब फर्टिलाइजर देते हैं तो बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर दे देते हैं, कोई मान लो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर उसको ज्यादा देते हैं, डिफिशियंसी फास्फोरस की हो रही है, हम ज्यादा नाइट्रोजन दे देते हैं। ठीक है, तो वो नाइट्रोजन वेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें ना हो इसके लिए हम पहले ही क्या करते हैं, जो GPS है, जो सेंसर्स है, उनका उपयोग करके ये कैलकुलेट करते हैं कि कौन से खेत में कितना नाइट्रोजन देना है, कौन से खेत में कितना फास्फोरस देना है। उससे क्या होगा, उससे जो वेस्ट है वो कम होगा, बिना फालतू जो ऐसे हम एक्स्ट्रा दे देते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कम होगी और खेती में इफिशियंसी बढ़ेगी, जो न्यूट्रिएंट है उनका यूज बढ़ेगा। यूजिंग द ड्रोन टू मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, और क्रॉप को हेल्थ को यदि हम
ड्रोन के द्वारा मॉनिटर कर रहे हैं, ड्रोन के द्वारा देख रहे हैं, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से प्रेसियस फार्मिंग में काम में ली जाती है। ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग, अभी हमने बात की थी, वर्टिकल फार्मिंग मुख्य रूप से उसी प्रकार की है भाई, ये मुख्य रूप से इंडोर में की जाती है, यानी कि जो चारों ओर से हम चीजों को बंद रखते हैं, ग्रो द क्रॉप इन द स्टैक्ड लेयर, जो लेयर्स होती है उनमें उगाते हैं ऊपर नीचे। सेव द स्पेस, स्पेस को कम करता है, और वाटर वाइल अलाउिंग द ईयर अराउंड द प्रोडक्शन, साल भर हमें पानी जो है यहाँ पर अवेलेबल होता है, ठीक है, साल भर प्रोडक्शन लेने के लिए। एक्वापोनिक्स की बात करें तो कंबाइन फिश फार्मिंग, ठीक है, कंबाइन फिश फार्मिंग का मतलब क्या है, जो पोंड है उसमें हम फिश भी रखेंगे और साथ में जो फिश का जो एक्सट्रैक्ट है उसका उपयोग हम फार्मिंग में करेंगे। ठीक है, तो एक्वाकल्चर हो गया, विथ प्लांट कल्टीवेशन, और हाइड्रोपोनिक्स भी करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोपोनिक्स में जो पानी में घुलेगा, जो इनकी जो बीट होगी, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ फिश, जो फिश का एक्सट्रैक्ट है उसका उपयोग हम खाद के रूप में किस में लेंगे, प्लांट में लेंगे, और जो मछलियां हैं वो भी पलती रहेगी। ठीक है, आगे बात समझ में। फिश वेस्ट एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर प्लांट, प्लांट के लिए जो फिश का वेस्ट होगा वो कैसा एक्ट करेगा, न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करेगा। अब बेसिक से थोड़ा सा जो है, क्योंकि हमने अलग अलग मेथड हैं वो सारे पढ़ लिए हैं, जितने भी हमारे मेथड थे उनको हमने कवर कर लिया है। अब क्या करना है, अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये दोनों मेथड है, ट्रेडिशनल हुआ चाहे अपने अपने मॉडर्न हुए, इन दोनों में ही आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कुछ बेसिक डिफरेंस है इनमें। क्या क्या डिफरेंस है, पहला तो ऑब्जेक्टिव का ही डिफरेंस है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से जो फैमिली की नीड है उसके लिए फार्मिंग करते हैं, उसको ट्रेडिशनल कहते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट के लिए फार्मिंग करते हैं तो उसको मॉडर्न फार्मिंग कहते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज किस में करेंगे, तो एडवांस टेक्नोलॉजी हम मॉडर्न में काम में लेंगे, और जो म्यूचुअल टूल्स है, एनिमल जो लेबर है उनका उपयोग हम किस में करेंगे, ट्रेडिशनल में करेंगे। इनपुट की बात करें तो इनपुट हम ऑर्गेनिक इनपुट, मेन्योर और कंपोस्ट किस में देंगे, पहले के टाइम पे ऐसा क्या करते थे तो ट्रेडिशनल में देंगे। मॉडर्न में क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हाइब्रिड जो बीज है उनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो रिलाई ऑन रेनफॉल, बेसिक इरिगेशन मेथड, पहले के जो बेसिक इरिगेशन मेथड थे वो काम में लिए जाते थे, या फिर रेनफॉल पे ही डिपेंड रहा करते थे, वो जो है ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी हो गई। मॉडर्न की बात करें तो एडवांस सिस्टम लाइक ड्रिप सिस्टम रहेगा, स्प्रिंकलर रहेगा, इस प्रकार के जो एडवांस सिस्टम है वो किस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो मुख्य रूप से इस्तेमाल यहाँ पर किए जा रहे हैं। जो अपनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम है, उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रॉप डेंसिटी, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, जो क्रॉप डेंसिटी है वो मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार की, क्योंकि डाइवर्स क्रॉपिंग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे इंटरक्रॉपिंग कर लिया, क्रॉप रोटेशन अपना लिया, ये पहले किया करते थे। आजकल क्या करते हैं, मोनोकल्चर पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे यदि हम राइस में ज्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं तो हम बार बार राइस ही उगाते हैं ताकि ज्यादा प्रोडक्शन मिलता रहे। ठीक है, एनवायरमेंट इंपैक्ट की बात करें तो इको फ्रेंडली कौन सी थी, पुराने वाले जो मेथड थे वो इको फ्रेंडली थे। आजकल के मेथड क्या होते हैं, हाई प्रोडक्शन तो होता है लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। नॉलेज का उपयोग, बेसिक नॉलेज काम में लिया करते थे पहले, आजकल एडवांस प्रकार की जो साइंटिफिक रिसर्च है, टेक्नोलॉजी है, उनका उपयोग करते हैं। एनर्जी का यूज करें तो रिलायबल, मैनुअल एंड एनिमल, जो एनिमल की एनर्जी है, जो इंसान की एनर्जी है, उसका उपयोग ट्रेडिशनल में भी किया करते थे। आजकल फोसिल फ्यूल का, इलेक्ट्रिसिटी का, रिन्यूएबल एनर्जी का, इनका उपयोग करके मोटर गाड़ियां चलाई जा रही है, ट्रैक्टर है वो चलाए जा रहे हैं, तो ये मॉडर्न में आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग जो स्केल्स हैं उनके आधार पर जो है आपको अलग अलग जो इनके अंतर है वो देखने को मिलेंगे, डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ट्रेडिशनल में स्मॉल स्केल और फैमिली ओन्ड फार्म होते हैं, यानी कि छोटे फार्म होते हैं, लेकिन आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में काफी बड़े फार्म और इंडस्ट्रियल फार्मिंग देखने को मिलती है। प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी किसकी होती थी, ट्रेडिशनल की होती थी। मॉडर्न जो प्रोडक्टिविटी, हाई प्रोडक्टिविटी है वो किस में देखने को मिलती है, मॉडर्न में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारे जो मेथड्स थे जिनकी हमने बात की, मुख्य रूप से 3 क्लासें हमने इनमें कवर की है। ठीक है, ये तो लास्ट क्लास थी। इससे पहले भी हमने क्या किया था, एक तो भाई जो फार्मिंग सिस्टम है वो क्या है और उसके मेथड्स को समझाइए, तो फार्मिंग सिस्टम देखे हमने, इसके अलावा उसके अलग अलग मेथड देखे जिनको एक साथ देख लिया हमने। उसके बाद में जो प्रिवेलेंट मेथड है इंडिया में वो कौन कौन से हैं उनकी बात की, और तीसरा जो हमारा था कि जो ट्रेडिशनल है वो कौन से हैं और जो मॉडर्न है वो कौन से हैं उनकी बात करो, तो उसके आधार पर भी हमने अलग अलग करके इनको देख लिया है। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड थे, बिल्कुल ईजी टॉपिक
टॉपिक थे तो ये आपको कवर करवा दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा वो क्रॉप और क्रॉपिंग सिस्टम रहेंगे, जिनमें हम मोनोकल्चर की, ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग प्रकार के इंटरकल्चर होता है, ये क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ेंगे। सिस्टम में और मुख्य रूप से जो हम ये कहते हैं कि फार्मिंग बेस्ड जो सिस्टम है उनमें और क्रॉपिंग सिस्टम में क्या अंतर है, दोनों की भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।